एक लड़की जब अपने नए स्कूल के लॉकर को पहली बार खोलती है तो उसमें उसे एक अजीब सा बहुत पुराना कलश मिलता है जिसके अंदर एक खोपड़ी के आकार वाली पुरानी सीटी रखी थी जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और उस लिखावट को देखकर हिस्ट्री के टीचर ने कहा कि इसका मतलब है मुर्दों को बुलाना। हालांकि सबने इस बात को हंसी में लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुछ चीजों से मजाक करने का अंजाम इतना बुरा होता है कि वो पूरी जिंदगी लगाकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। खैर, तभी उस लड़की की दोस्त उस सीटी को बजा देती है और अचानक पूरे ग्रुप को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। लेकिन आखिर अब उन लोगों के साथ क्या होगा? क्या वो अपनी मौत को वक्त से पहले न्योता देकर उस मौत के चंगुल से बच पाएंगे? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। असल में ये सब आज से 6 महीने पहले प्लिंगटन हाई स्कूल के स्पोर्ट्स डे की रात को शुरू हुआ था, जब बास्केटबॉल मैच के दौरान मैसन एक के बाद एक पॉइंट स्कोर करते हुए अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहा था। पर तभी उसको भीड़ में एक जलता हुआ आदमी उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। पर क्या ये सिर्फ उसका वहम था या फिर मौत उसका पीछा कर रही है? उसे देखकर मैसन के दोस्त डीन ने जोर से मैसन का नाम चिल्लाया और तब जाकर उसे होश आया। वक्त खत्म हो रहा था और पूरी टीम की उम्मीदों का बोझ मैसन के कंधों पर था। वो आखिरी गेम विनिंग शॉट लेने ही वाला था कि वही जलता हुआ आदमी उसे फिर से दिखा। उसने अपने हाथ मैसन की ओर बढ़ाए। मैसन ने डर में बॉल फेंकी जो सीधा बास्केट में गिरी, जिसकी वजह से मैसन की टीम ये मैच जीत गई थी। पर जीत की खुशी मनाने के बाद घबराया हुआ मैसन लॉकर रूम की ओर भागा। उसने कांपते हुए हाथों से अपना लॉकर खोला और उसके अंदर से एक बहुत ही पुराना अजीब सा डंबल निकाला। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वही जलता हुआ आदमी वापस ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, जो धीरे धीरे मैसन की ओर बढ़ रहा था। तब मैसन ने बिना सोचे समझे उस डंबल को पूरी ताकत से पटक कर चकनाचूर कर दिया, जिससे एक पल के लिए लगा कि सब कुछ रुक गया है। पर मैसन का दिल अभी भी बैठा जा रहा था। अब सुकून की तलाश में मैसन शावर लेने गया। गर्म पानी के नीचे वो सब भुला देना चाहता था। पर तभी अचानक जो पानी उसे ठंडक दे रहा था वो अचानक आग की लपटों में बदल गया। तभी डीन वहां आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने अचानक मैसन तड़पते हुए तेजी से जलने लगा, क्योंकि असल में उस जलते हुए शैतान ने मैसन के मुंह में अपना हाथ डाल दिया था, जिससे मैसन डीन की आंखों के सामने ही जिंदा जलकर राख हो गया। अब मैसन की मौत के बाद जब 6 महीने बीत गए तो क्रिस नाम की लड़की एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में अपने पिता को खोने के बाद शिकागो से प्लिंगटन शहर शिफ्ट हो चुकी थी। वो अपने अंकल और कजन रे के साथ रहने के लिए यहाँ आई थी। पर रास्ते में शहर के अंदर आते वक्त उसकी नजर एक बड़ी सी स्टील फैक्ट्री पर पड़ी, जहाँ रे वीकेंड्स पर काम करता था और उसके पास एक चर्च भी मौजूद था। अब करीब 1 घंटे बाद वो घर पहुंची। रे ने बहुत ही जोश के साथ उसका स्वागत किया, जिससे क्रिस एक पल के लिए थोड़ा सा घबरा गई थी। अब वो सामान निकालने में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा और जब उसकी नजर क्रिस के पुराने रिकॉर्ड्स पर पड़ी तो वो उसे पुराने जमाने की बोलकर चिढ़ाने लगा। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद उसने क्रिस को प्लिंगटन हाई स्कूल में उसके पहले दिन के लिए तैयार होने का याद दिलाया। स्कूल पहुंचकर रे रिवेंजर कॉमिक्स पढ़ने में लगा हुआ था, जबकि बाकी स्टूडेंट्स क्रिस को घूर रहे थे। अब रे ने उसे स्कूल के पॉपुलर ग्रुप्स के बारे में बताना शुरू किया, जिसकी शुरुआत उसने ग्रेस से की। हालांकि क्रिस का ध्यान ग्रेस की शांत सी दोस्त पर चला गया, जिसका परिचय रे ने एली नाम से करवाया। पर तभी मैसन के दोस्त डीन और टैनर क्रिस के पास आए और उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि वो इस लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्रिस ने भी उनसे बहस की, क्योंकि ये वही लॉकर था जो उसे दिया गया था। पर तभी ग्रेस आगे आई और उसने डीन को वहाँ कोई तमाशा न करने की हिदायत दी। तब ग्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश में रे ने उसके बालों की तारीफ की, जिससे वो मुस्कुराई और क्रिस के बारे में पूछने लगी, जिस पर रे ने बताया कि वो उसकी कजन है। तब डीन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या क्रिस ही वो नई लड़की है, और फिर उसने सबके सामने दावा किया कि उसने एक अफवाह सुनी है, जिसके मुताबिक हाल ही में क्रिस रिहैब से बाहर आई थी और यहाँ तक कि उसने अपने ही पिता की जान ले ली थी। पर यह सुनकर क्रिस का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पूरी ताकत से डीन के दोनों पैरों के बीच लात मार दी। मगर बदकिस्मती से उनके हिस्ट्री के टीचर मिस्टर क्रेवन ने इस पूरे हंगामे को देख लिया और उन चारों को सजा के तौर पर डिटेंशन दे दिया। एली इस बात पर जोर देती रही कि क्रिस ने कुछ भी गलत नहीं किया था, पर मिस्टर क्रेवन ने कहा कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और झूठ बोलने के जुर्म में उन्होंने एली को भी डिटेंशन दे दिया। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद ही घंटी बज उठी। एली ने डीन के इस बर्ताव के लिए क्रिस से माफी मांगी और उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन क्रिस ने साफ मना कर दिया। तभी क्रिस की नजर अपने लॉकर के अंदर रखे एक बहुत ही पुराने से कलश पर पड़ी। उत्सुक होकर उसने उसे बाहर निकाला और खोला, जिसके अंदर से उसे एक सीटी मिली जिस पर एक खोपड़ी का डिजाइन बना हुआ था। अब वो सीटी को बजाने के इरादे से उसे अपने होंठों के पास लेकर आई, लेकिन तभी उसे एक बार फिर से बेल बजने की आवाज आई और वो बिना रुके डिटेंशन रूम की ओर निकल गई। तब ये
कहते हुए डीन उसके नाम का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा कि अच्छा हुआ तुम भी हमारे साथ शामिल हो गई। पर जैसे ही क्रिस ने अपना बैग नीचे रखा वो सीटी फिसलकर टेबल पर जा गिरी, जिसे देखकर डीन ने तुरंत मिस्टर क्रेवन से पूछा कि क्या स्कूल कैंपस में ड्रग पाइप्स लाने की इजाजत है, जिस पर क्रिस ने सफाई देते हुए समझाया कि ये कोई पाइप नहीं है। तब मिस्टर क्रेवन ने इशारे में वो चीज अपने पास लाने को कहा और तब क्रिस ने उन्हें बताया कि ये उसे अपने लॉकर से मिली थी। तब उस चीज को ध्यान से परखते हुए मिस्टर क्रेवन ने बताया कि इस पर बनी नक्काशी शुरुआती मायान लिपि जैसी लग रही है। उन्होंने उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की और समझाया कि काबा का मतलब किसी चीज को पुकारना होता है। जिसके बाद उनकी नजर एक और शब्द पिक्सन पर पड़ी जिसे वो पहचान नहीं पाए, मगर ग्रेस ने फुर्ती से उस शब्द को अपने लैपटॉप में टाइप किया और सबको बताया कि इसका मतलब मुर्दों को बुलाना होता है। अब जैसे ही क्रिस ने सीटी उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मिस्टर क्रेवन ने ये कहते हुए उसे तुरंत पीछे खींच लिया कि वो इसे अपने पास ही रखेंगे क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। जिसके बाद उन्होंने वक्त से पहले ही डिटेंशन खत्म कर दिया। अब कुछ देर बाद ग्रेस ने सबको अपने घर पर एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट किया। इसी बीच मिस्टर क्रेवन को पता चला कि उस सीटी की कीमत लगभग $35,000 हो सकती है। इसकी हालत चेक करने के इरादे से उन्होंने उस सीटी को बजा कर देखा और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि ये सही से काम कर रही है तो उन्होंने उसे अच्छी कंडीशन में मार्क कर दिया। वहीं स्कूल के बाहर रे ने क्रिस को कहा कि डीन को उसके पिता को इस सब में लाने का कोई हक नहीं था, पर क्रिस इस बात को नजरअंदाज करते हुए बोली कि कोई बात नहीं। पर अगले ही पल रे को एहसास हुआ कि वो अपनी कॉमिक बुक क्लास में ही भूल गया है और वो उसे लेने के लिए वापस दौड़ा, जहां उसने देखा कि मिस्टर क्रेवन कमरे से बाहर निकल रहे थे। तब जैसे ही रास्ता साफ हुआ रे चुपके से अंदर घुसा, अपनी कॉमिक उठाई और देखा कि टीचर का लैपटॉप अभी भी खुला हुआ था। वहीं बाहर एक जवान लड़का क्रिस के पास आया और उसने अपना परिचय नौ के रूप में दिया, जो पास के ही चर्च का एक यूथ पास्टर था। उसने क्रिस से पूछा कि क्या वो भगवान में विश्वास रखती है, तो क्रिस ने साफ कह दिया कि उसको धर्म वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब नो ने उसे अपने चर्च आने का न्योता दिया ताकि वो नए लोगों से मिल सके और अच्छा वक्त बिता सके। पर फिर उसने अचानक ड्रग्स बाहर निकाले और उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर पेश किया। तब रे फुर्ती से वहां पहुंचा और उसने नो को क्रिस से दूर रहने की चेतावनी दी और क्रिस ने भी सख्ती से नो को रुकने के लिए कह दिया। पर नो ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि भगवान ने हर किसी के लिए एक मकसद तय किया है और दावा किया कि वो सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। मगर सच्चाई ये थी कि माँ बाप अपने बच्चों को उसके चर्च भेजते थे और बदले में वो उन बच्चों को ड्रग्स बेचता था। उसने आगे बताया कि पिछले साल उन्हीं में से एक की ओवरडोज की वजह से जान चली गई थी। अब उसी रात मिस्टर क्रेवन इंटरनेट पर अपने लिए वेकेशन पैकेजेस ढूंढ रहे थे, लेकिन जब मिस्टर क्रेवन सीटी चेक करने के इरादे से उस कलश को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वहां से गायब है। उन्हें लगता है कि शायद स्कूल के जेनिटर चार्ली को इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, इसलिए वो आवाज लगाते हुए कॉरिडोर की ओर निकल आते हैं। पर जैसे ही वो बाहर पहुंचे उनकी नजर पास ही खड़े एक पीले और बीमार से लग रहे आदमी पर पड़ती है। तब मिस्टर क्रेवन सख्ती से उसे बताते हैं कि स्कूल बंद हो चुका है और उसका इस तरह गैर कानूनी तरीके से अंदर आना ठीक नहीं है। पर तभी अचानक चार्ली उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह से चौंक गए। तब घबराए हुए मिस्टर क्रेवन आराम करने का बहाना बनाते हैं, जबकि चार्ली इशारा करता है कि उनका राज उसके पास महफूज रहेगा। अब इसके बाद क्रेवन वापस अपने क्लासरूम में लौट आते हैं, लेकिन अंदर आते ही उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ वही बीमार आदमी उनका इंतजार कर रहा था। तब देखते ही देखते अचानक क्रेवन को बुरी तरह से खांसी आने लगती है क्योंकि उनके फेफड़े पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जमीन पर गिरते हैं और वहीं पर दम तोड़ देते हैं। इसी बीच रे और क्रिस पूल पार्टी के लिए ग्रेस के घर पहुंचते हैं, जहां रे सबको वो रहस्यमय सीटी दिखाता है, जिस पर डीन मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसे टोकते हुए अपने छोटे भाई टिमी को वहां से अपने कमरे में वापस भेज देती है। हालांकि ईआर में काम करने वाली एली मौत की इस निशानी को बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं मानती, मगर डीन अपनी गर्लफ्रेंड को सीटी को बजाने का चैलेंज दे देता है। तब क्रिस अपना रुख साफ कर देती है कि वो मौत से जुड़ी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जिसके बाद एली उसे आराम से वहां से निकलने की सलाह देती है। पर आखिरकार सबकी नजरों के सामने ग्रेस वो सीटी उठाती है और उसमें फूंक मार देती है, जिसके करीब 10 सेकंड्स बाद डीन अचानक अजीब सा मुंह बनाता है, जैसे उसे कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा हो। अब क्रिस सबको अलविदा कहकर वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी एली उसे रोकती है और अगले दिन आने वाले लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है और क्रिस एक पल की हिचकिचाहट के बाद मुस्कुराते हुए हामी भर देती है।
तभी रे तेजी से वहां आकर एली को उसकी इंसुलिन पाउच थमा देता है। एली शुक्रिया अदा करते हुए वहां से निकल जाती है और क्रिस को फेस्टिवल के लिए टेक्स्ट करने को बोलती है, जिसके बाद क्रिस रे से एली के बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर रे अनजान बन जाता है। खैर अब उसी रात क्रिस अपने बेड पर लेटी हुई एली को मैसेज टाइप कर रही होती है। वो लगातार मैसेज लिखती और फिर डिलीट कर देती। तब उसका ध्यान फोन पर होने के बावजूद उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वो अचानक खिड़की की ओर देखती है तो वो डर के मारे वहीं जम जाती है। तभी बिना दस्तक के दरवाजा झटके से खुलता है और रे तेजी से अंदर आ घुसता है। इस अचानक हुई आहट से क्रिस बुरी तरह से चौंक उठती है और खड़बड़ाहट में अपना वही अधूरा टेक्स्ट एली को सेंड कर बैठती है। दूसरी ओर पूल के पास ग्रेस अपना होमवर्क पूरा करने में लगी हुई थी जब उसे पास ही किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि शायद उसका छोटा भाई होगा, पर वो आवाज लगातार आ रही थी जिससे बेचैन होकर वो पूल से बाहर निकल आती है। मगर तभी उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो अचानक से पलटती है, किसी का हाथ हल्के से उसके गालों को छू जाता है, पर जब वो घूमकर देखती है तो वहाँ सिर्फ टिमी खड़ा होता है जो उसे अंदर बुलाने आया था। खैर अब अगली सुबह स्कूल असेंबली में सभी इकट्ठा होते हैं और एली उन्हें बताती है कि पिछली रात मिस्टर क्रेवन की मौत हो चुकी है, जिसका कारण स्टेज 4 लंग कैंसर सामने आता है। तभी एली की नजर आगे बैठे एक हुडेड शख्स पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों। वो शख्स धीरे धीरे उसकी ओर घूमता है और बिना आवाज निकाले उसका नाम पुकारता हुआ महसूस होता है। तब डरी हुई ग्रेस वो सीटी वापस क्रिस को थमा देती है और क्रिस तय करती है कि उन्हें ये मनहूस चीज मैसन के परिवार को लौटा देनी चाहिए। खैर अब जैसे ही वो दोनों मैसन के घर पहुंचती हैं तो उनकी मुलाकात मैसन की दादी लेवाई से होती है। लेवाई उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाती है जो पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए अजीबों गरीब और काले जादू के सामान से भरा हुआ था। क्रिस जब उस सीटी के बारे में सवाल करती है तो लेवाई उनके सामने खौफनाक सच का खुलासा करती है। लेवाई समझाती है कि वो सीटी जिसे इन चोखा यानी कि चीक कहा जाता है, वो उन्होंने ढूंढी नहीं थी बल्कि उस सीटी ने खुद उन्हें ढूंढ लिया था। जब क्रिस बताती है कि उस सीटी पर मुर्दों को बुलाना लिखा हुआ था तो लेवाई उसकी गलतफहमी दूर करते हुए समझाती है कि उसका असली मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वो आगे बताती है कि ये सीटी की पुकार इंसान की तय मौत को वक्त से पहले ही उसके पास खींच लाती है। ये मौत बिल्कुल उसी इंसान का रूप ले लेती है जो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त देखता है, और ये सुनकर क्रिस और एली पूरी तरह से सहम जाती हैं। अब बाहर निकलने के बाद एली एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते लेवाई की बातों को दुख और दवाइयों का भ्रम बताती है, पर फिर भी हकीकत को जानने के लिए वो दोनों एली के हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स रूम में पहुंचते हैं, जहां एली कबूल करती है कि मैसन की मौत की गैस लीक वाली कहानी उसे कभी भी सच नहीं लगी। पर तभी एक डॉक्टर के वहां आने से वो दोनों जल्दी से एक शेल्फ के पीछे छुप जाती हैं। तब मौका देखकर क्रिस मैसन का डेंटल रिकॉर्ड चेक करती है और ध्यान देती है कि कॉर्नर की रिपोर्ट के मुताबिक मैसन की हड्डियां किसी 40 साल के इंसान जैसी थी। और तभी क्रिस के कानों में लेवाई की वही खौफनाक बातें गूंजने लगती हैं। मगर आखिरकार एली के दिमाग में पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। मैसन की मौत उसके 40s में लिखी थी, पर उस मनहूस सीटी की आवाज ने उसकी मौत को सालों पहले ही उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यही सब मिस्टर क्रेवन के साथ भी हुआ होगा, जिनकी किस्मत में आगे चलकर लंग कैंसर से मरना लिखा था। तब इस खतरे को भांपते हुए वो दोनों बाकी सबको आगाह करने के लिए तेजी से निकल पड़ी। वहीं हार्वेस्ट फेस्टिवल में रे की नजर नो पर पड़ी, जो चुपके से ग्रेस को कुछ दे रहा था। वो तुरंत बीच में आया और उसने ग्रेस को टोकते हुए कहा कि उसे इस कचरे की कोई जरूरत नहीं है, पर ग्रेस ने बेफिक्री में जवाब दिया कि ये तो बस वीड है। तब रे ने उस पर जोर डाला कि वो इसे फेंक दे और उसके साथ चले ताकि वो किसी स्टॉल से उसके लिए एक टेडी बियर जीत सके। लेकिन ग्रेस ने ये कहते हुए बड़े ही आराम से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो आगे चलकर किसी और को उससे भी ज्यादा खुश रखेगा। अब इसके बाद ग्रेस चलकर डीन के पास गई और एक गेम का सुझाव रखा। वो भूल भुलैया में जाएगी और डीन को उसे ढूंढने से पहले 2 मिनट का इंतजार करना होगा, और अगर डीन उसे मेज के बीचों बीच लगी घंटी बजाने से पहले ढूंढ लेता है तो वो उसकी जीत होगी। इसी बीच क्रिस और एली भी उस फेस्टिवल में पहुंच गई। नो एक बार फिर वहां धमका और ड्रग्स बेचने की कोशिश करने लगा और क्रिस हैरानी से ये सब देखती रही। फिर नो ने अपना चाकू बाहर निकाला और सफाई दी कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर क्रिस ने फुर्ती से वो चाकू अपने कब्जे में ले लिया और उससे उस लड़के के बारे में पूछा जिसकी जान उसकी ड्रग्स की वजह से गई थी। पर नो लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि वो कुछ भी नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रही थी, और गुस्से में आकर क्रिस ने निशाना लगाते हुए उसकी नाक पर एक गहरा कट लगा दिया।
वहीं मेज के अंदर ग्रेस घबराहट भरी हंसी के साथ दौड़ रही थी, क्योंकि डरावने रूप वाले लोग अचानक उसके सामने आकर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। उसके ठीक पीछे काउंटडाउन खत्म होते ही डीन और उसका दोस्त मेज के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही ग्रेस मेज में और गहराई तक पहुंची, उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रहा था। तब शुरू में तो उसे लगा कि ये डीन होगा, लेकिन जब वो एक मोड़ पर पहुंची तो उसने आगे एक बुजुर्ग औरत को खड़े देखा जो लगातार उसे घूर रही थी। जिसके बाद उस औरत ने धीरे से उसका दोबारा नाम पुकारा और उससे डर कर ग्रेस वहाँ से भाग निकली। वहीं मेज के बाहर क्रिस ने रे से पूछा कि बाकी ग्रुप कहाँ है, और रे ने अंदाजा लगाया कि शायद मेज में। तब एक टेडी जीतने के बाद रे मेज के एंट्रेंस पर उनके साथ शामिल हो गया और वो तीनों जल्दी से अंदर घुस गए। वहीं ग्रेस ने घबराहट में डीन को कॉल किया और फुसफुसाते हुए उसे बताया कि एक डरावनी बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। मगर डीन ने हंसते हुए बोला कि ये सब उस हॉन्टेड अट्रैक्शन का ही हिस्सा था, लेकिन ग्रेस का डर लगातार बढ़ता ही चला गया। और तभी अचानक ग्रेस के हाथ से फोन छूट गया और उसकी चीख निकल गई। तब अपनी जान बचाने की कोशिश में उसने पास रखा एक शोवल उठाया और पूरी ताकत से उस बुजुर्ग औरत के सर पर दे मारा। इस जोर के वार से वो औरत एक तरफ गिर गई, लेकिन ग्रेस भी बुरी तरह से जमीन पर गिरी और दर्द से कराहने लगी। जिसके बाद ग्रेस ने हिम्मत करके खुद को वापस उठाया और जैसे ही उसने अपने माथे को छुआ और हाथ हटाया, उसे खून दिखाई दिया। बिल्कुल वैसा ही खून जैसे उस बूढ़ी औरत के सर से निकल रहा था जिसे उसने मारा था। जिसके अगले ही पल वो बूढ़ी औरत फिर से उठ खड़ी हुई और ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। वहीं मेज की गहराई में कहीं डीन ने बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। ग्रेस मेज के अंदर बेतहाशा दौड़ती रही और बेचैनी से डीन को आवाज लगाती रही। तभी उसकी नजर भूसे के ढेर के बीच एक पतली सी जगह पर पड़ी और वो उसमें से निकल गई। पर जैसे ही उसने पलट कर देखा, वो बूढ़ी औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। जिसके बाद वो साया उस पर झपटा और उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रेस किसी तरह खुद को छुड़ाकर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गई। तब आखिरकार ग्रेस को मेज के बीचों बीच वो घंटी दिखाई दे गई और वो खुद को घसीटते हुए उसकी ओर ले आई। तब अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करके ग्रेस ने वो घंटी बजा दी और घंटी की तेज आवाज पूरे मेज में गूंज उठी और डीन, क्रिस, एली और रे तुरंत उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। जिसके बाद डीन इस बात को मानने से इनकार करने लगा कि वो बूढ़ी औरत ग्रेस हो सकती थी, लेकिन क्रिस ने ध्यान से उसे देखते हुए समझाया कि वो बूढ़ी औरत सच में ग्रेस ही थी और उसकी मौत बुढ़ापे की वजह से ही तय थी। पर डीन गुस्से में बोल पड़ा कि वो 18 साल की है। मगर एली ने उसे याद दिलाया कि जब ग्रेस ने वो मनहूस सीटी बजाई थी तब वो सब वहीं मौजूद थे और उस सीटी ने उन सब की मौत को बुला लिया था। पर डीन ने इन सब बातों का मजाक उड़ाया और इन पर विश्वास करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो घर जा रहा है और वहां जाकर ग्रेस की कॉल का इंतजार करेगा। जिसके बाद डीन ने सबका इल्जाम क्रिस पर डाला और जिद की कि ये सब अजीब घटनाएं उसके शहर में आने के बाद ही शुरू हुई थी। मगर रे ने बीच में आते हुए उसे याद दिलाया कि वो डीन ही था जिसने ग्रेस को वो सीटी बजाने का चैलेंज दिया था। तब डीन ने गुस्से में रे को जमीन पर धक्का दे दिया और बेरहमी से कहा कि उसके जैसे लड़के को ग्रेस जैसी लड़की कभी नहीं मिल सकती। खैर, उसी रात डीन ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया, जहां अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में खड़े एक खून से लथपथ साए पर पड़ी। जिसे घबराकर जैसे ही उसने जल्दी से लाइट ऑन की, वो साया वहां से गायब हो गया। उधर रे के घर पर क्रिस ने एली से पूछा कि वो इन सब हालातों का सामना कैसे कर रहा था। जिस पर एली ने बताया कि ग्रेस उसका चाइल्डहुड क्रश थी और अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। एक भारी शांति के बाद क्रिस ने एक ऐसा राज खोला जो उसने आज तक किसी को बताया ही नहीं था। 1 साल पहले उसने ड्रग ओवरडोज किया था। उसके पिता ने उसे बेहोश हालत में पाया और तुरंत हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मगर रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उस हादसे में उसके पिता की मौत हो गई, जबकि वो बच निकली थी। तब एली आगे बढ़ी और उसने क्रिस को किस किया, मगर क्रिस हैरानी से पीछे हटी और घबराते हुए हंसने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस ने भी एली को वापस किस किया। वहीं छत पर रे को अचानक अपना एक विजन दिखाई दिया, जिसमें वो स्टील फैक्ट्री के अंदर बड़ी मशीनों के बीच कुचला जा रहा था। खैर, अगली सुबह वो तीनों लेवाई से मिलने गए जो अब अपनी मौत के बिस्तर पर पड़ी थी। क्रिस ने उन्हें बताया कि उस सीटी ने उनके दोस्त की जान ले ली थी और पूछा कि आखिर वो चाहती क्या थी। तो लेवाई ने समझाया कि प्राचीन सभ्यताएं अपने मौत के देवताओं को खुश करने के लिए रूहों की बलि चढ़ाती थी और वो सीटी हजारों सालों से उन्हीं रूहों को इकट्ठा कर रही थी। तब एली ने पूछा कि वो इसे कैसे रोक सकते हैं। तो लेवाई ने जवाब दिया कि मौत को रोका नहीं जा सकता और एक बार जब इसे बुला लिया जाता है तो ये पीछे नहीं हटती। लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इसका रास्ता बदलने का एक ही तरीका था। जब मौत करीब हो तो उन्हें अपना खून किसी और पर लगाना होगा जो इन चोखा के लिए एक नई बलि बन जाएगा। और तभी अचानक क्रिस को अपनी खुद की ही मौत पास खड़ी दिखाई दी।
अब अपनी आखिरी सांस के साथ लेवाई ने फुसफुसाते हुए कहा कि मौत कोई चुनाव नहीं था बल्कि जीने का एक चुनाव था। वहीं रे ने दूसरे की वली वाले इस आइडिया पर विचार करना शुरू कर दिया, जबकि क्रिस और एली ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। क्रिस ने कबूल किया कि उसने अपनी मौत को देखा था और ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य में उसकी मौत ओवरडोज से होगी, जिस पर रे ने बेचैन होकर एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने दोबारा मना कर दिया तो वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। इसी बीच डीन न्यूज पर हार्वेस्ट फेस्टिवल की ट्रेजेडी की रिपोर्ट देख रहा था, जहां की अथॉरिटीज को एक अज्ञात बुजुर्ग औरत की लाश मिली थी और ये सब देखकर उसने टीवी बंद कर दिया। पर तभी उसके कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसे दोबारा वही खून से लथपथ साया दिखाई दिया। तब उसके पिता ने बाहर से आवाज लगाकर पूछा कि क्या वो ठीक है, मगर डीन ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय दरवाजे पर सामान लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया, इस डर से कि कोई डरावनी चीज अंदर आ जाएगी। उसके माँ बाप ने दरवाजा पीटा और उसे खोलने की मांग की, पर वो साया उसे छू गया, जिससे पल भर में डीन का जिस्म इतनी बुरी तरह से मुड़ तुड़ गया था जैसे वो किसी तेज रफ्तार कार क्रैश का शिकार हो गया हो। तब आखिरकार उसके माँ बाप ने दरवाजा तोड़ दिया और इस खौफनाक मंजर को देखकर चीख पड़े। वहीं क्रिस और एली रे के घर पहुंचे, लेकिन वो वहाँ कहीं भी नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो स्टील मिल में जाएंगे जहाँ वो काम करता था। उसी वक्त रे हथियार के साथ चर्च में दाखिल हुआ और उसने नो को अपने साथ चलने का हुक्म दिया। पर जैसे ही चर्च की घंटी बजी, एक सेकंड के लिए रे का ध्यान भटक गया तो नोआ ने फुर्ती से गन छीन ली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मैगजीन खाली थी। तब रे ने इस मौके का फायदा उठाया और उस पर वार करके उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद स्टील मिल में रे ने नोआ को एक कुर्सी से बांध दिया। उसने उससे कहा कि यही वो जगह थी जहां उसका मरना तय था, इसलिए अब नो यही मरेगा। तब रे ने अपनी हथेली पर कट लगाया ताकि वो अपना खून नो पर लगा सके और घबराए हुए नो ने पूछा कि क्या ये कोई काला जादू है, पर तभी रे के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो जानता था कि मौत उसके करीब थी। जैसे ही वो अपना खून नो पर लगाने के लिए आगे बढ़ा, क्रिस और एली तेजी से अंदर आ गई और उसे रोकने के लिए चिल्लाने लगी। तब कांपता हुआ और बेचैन रे बहस करने लगा कि नो जैसे घटिया और खूनी इंसान को जीने का हक कैसे मिल सकता था जबकि उन्हें मरना पड़ रहा था। और आखिर में रे खुद को इतना आगे नहीं बढ़ा पाया कि वो किसी की जान ले सके। उसने कमजोरी से बड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। और उस लाइन में कुछ ऐसा था जो अचानक क्रिस के दिमाग में क्लिक कर गया। उसने उन्हें बताया कि उसने इस सबसे बच निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया था, पर इससे पहले कि क्रिस अपना रास्ता समझा पाती, रे के हाथ अचानक किसी अनजान और ना दिखने वाली मशीन में फंसकर बुरी तरह से कुचल गए और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे क्रिस रोते हुए बुरी तरह से टूट चुकी थी, जबकि एली ने आगे बढ़कर उसे दिलासा दिया। पर तभी एक अनहोने जज्बे के साथ क्रिस ने कसम खाई कि वो मौत को एली की जान किसी भी कीमत पर नहीं लेने देगी। और इसके बाद क्रिस ने अपना मास्टर प्लान बताया, जिसके मुताबिक उन्हें मौत को धोखा देकर ये यकीन दिलाना था कि वो मर चुकी हैं, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। तभी क्रिस की नजर एली के डायबिटीज वाले इंसुलिन पर पड़ी और उसने पूछा कि क्या ये दिल की धड़कन को कुछ मिनट्स तक रोकने के लिए काफी था। तो एली ने समझाया कि सिर्फ इंसुलिन अकेले किसी के दिल की धड़कन नहीं रोक सकता। फिर वो एक पल के लिए रुकी और उसने बताया कि उसके पास इसका एक और तरीका था। जिसके बाद क्रिस ने एली को सारा सामान तैयार होने पर अंदर लाने को कहा। पर जैसे ही क्रिस अंदर गई, वहाँ उसका सामना सीधा अपनी मौत से हुआ। कुछ ही देर बाद एली अंदर आई और उसने दवा तैयार की। जब क्रिस बर्फ का पानी और डिफेबिलेटर तैयार कर रही थी तो उसने पहले एली को इंजेक्शन देने की पेशकश की। हालांकि एली ने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि उसे पहले क्रिस के जिंदा बचने का यकीन करना था। तब कुछ ही सेकंड्स के अंदर दवाई का असर हुआ और क्रिस बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। एली ने बहुत ध्यान से उसे बर्फ के पानी में उतारा, इस उम्मीद के साथ कि इस ठंडक से उसका दिमाग महफूज रहेगा, जबकि उसकी धड़कन इतनी देर तक रुक जाएगी कि मौत को धोखा दिया जा सके। अब इसी बीच नोआ को होश आ गया। उसने फुर्ती से अपनी गन उठाई और लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर एली ने क्रिस की धड़कन वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने नब्ज चेक की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पूरी ताकत से उसकी छाती पर दबाव देना शुरू किया, लेकिन नतीजा अभी भी वही था, यानी कि क्रिस बिना किसी हरकत के शांत पड़ी थी। तभी एली को शटर के जोर से खुलने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि नोआ उसे पूरी ताकत से खोलने की कोशिश कर रहा था। एली के हाथ डर से कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी कोशिश रोकने से इनकार कर दिया। पर तभी एली ने देखा कि उसकी खुद की मौत ठीक उसके पीछे खड़ी होकर उसे घूर रही थी। ठीक उसी वक्त बेहोशी की हालत में क्रिस का सामना भी अपनी मौत से हो रहा था। उन दोनों के बीच आपस में कशमकश हुई और वो खौफनाक साया क्रिस पर हावी होने लगा। तब उसने एली की आवाज पर ध्यान लगाना शुरू किया, जो भले ही धीमी थी पर लगातार उसका नाम पुकार रही थी। वहीं असल दुनिया में नोआ गुस्से में अंदर घुस आया और उसने निशाना लगाते हुए एली पर गोली चला दी। वो गोली उसे हल्के से छूते हुए निकल गई, जिससे उसकी चीख निकल आई, पर उसने
उसने क्रिस की धड़कन वापस लाने की कोशिश एक पल के लिए भी नहीं छोड़ी, जिससे आखिरकार क्रिस की सांसें वापस आ गई और होश में आते ही उसकी नजर एली की मौत पर पड़ी। नोआ ने एक बार फिर से गन उठाई और पागलपन में बड़बड़ाने लगा कि भगवान ने सबके लिए एक रास्ता तय किया है। पर तभी अचानक उसकी नजर अपने सामने खड़े एक सूजे हुए और बेहद भयानक साए पर पड़ी, जिससे डरकर उसने अंधाधुन उस साए पर गोलियां चला दी और अगले ही पल उसकी वहीं तड़प कर मौत हो गई। तो अब इस खौफनाक रात के बाद कहानी सीधा 3 महीने आगे बढ़ जाती है, जहां एली और क्रिस ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रही थी और इतना सब कुछ सहने के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। इसी बीच आशा नाम की एक नई फ्रेशमैन लड़की ने अपना लॉकर खोला, जहां उसे वही पुराना कलश रखा हुआ दिखाई दिया। आशा का परिचय एक नए स्टूडेंट के रूप में करवाया गया, जो अपने वॉयलिन पर नेशनल एंथम बजाने वाली थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर माइक के पास आई, उसने वो खौफनाक सीटी उठाई और पूरे ही सांस खींचकर उसमें फूंक मार दी। आशा ने जैसे ही असेंबली में वो शापित सीटी बजाई, एक बार फिर से मौत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जिसे रोकना अब शायद किसी के बस में नहीं था। क्रिस और एली ने भले ही मौत को धोखा दे दिया हो, पर ये मनहूस सीटी अब एक नए शिकार की तलाश में निकल चुकी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मौत सिर्फ सीटी बजाने से ही नहीं आती? कभी कभी ये सदियों तक जमीन के नीचे दबी रहती है, बस किसी एक गलती का इंतजार करते हुए। ऐसे ही आयरलैंड के एक सुनसान मैदान में एक किसान ने अनजाने में मौत के एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया, जिसके सामने ये सीटी सिर्फ एक शुरुआत लगने लगेगी। जमीन की खुदाई करते वक्त उस किसान को मिलता है एक सदियों पुराना ताबूत, जिसके अंदर बंद है एक ऐसा क्रीचर जो रोशनी से डरता है पर अंधेरे में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। अब जब एक भटकता हुआ कपल इस दलदल में फंसता है, तो शुरू होता है सर्वाइवल का एक ऐसा खेल, जहां एक मामूली सी टॉर्च की रोशनी ही जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी दीवार बन जाती है। तो क्या सारा और मार्क इस सदियों पुराने शैतान से बच पाएंगे? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर अभी क्लिक करें, और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।